हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आपकी आरएसआई, ठीक है, रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल होने वाली है। उसी के साथ साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो आपका राजस्व विभाग है उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि यूकेएसएससी का जो एग्ज़ाम है इसमें इस चीज़ को पूछ सकते हैं, ठीक है। और पूछ भी रहा है यूकेएसएससी। तो आप लोग अगर आरएसआई रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर मतलब पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हैं, मतलब आपको सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिल जाएंगी। जैसे कि सबसे पहले आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है, इसका विकास कैसे डेवलप हुआ। फिर इंट्रोडक्शन जो आपका पटवारी है। फिर क्वालिफिकेशन, एग्ज़ाम प्रोसेस क्या रहती है, सिलेक्शन, ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, क्योंकि दोस्तों ट्रेनिंग काफ़ी लंबी होती है इसमें, लगभग 1 साल की। तो कब कब क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे क्वालिफाई करना होता है, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान भी इसमें आपके परीक्षाएँ होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होती है, फिर सैलरी, इसमें वेतन क्या रहता है, कौन कौन से एक्स्ट्रा आपको भत्ते मिलते हैं पटवारी में, ठीक है। तो ये चीज़ें मिलेंगी। उसके अलावा आपकी वर्किंग क्या रहती है और उसके बाद आपके प्रमोशन क्या क्या रहते हैं। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि दोस्तों रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर एक अपने आप में बहुत अच्छा पद है राजस्व विभाग का, ठीक है। फुल डिटेल वीडियो है, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वॉच कीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको भर्ती की अपडेट भी मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, थोड़ा सा इसको आप थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिएगा। देखिए, राजस्व परिषद उत्तराखंड का गठन, ठीक है। राजस्व विभाग है, राजस्व विभाग जो है आपकी किसके अधीन रहता है, ये राजस्व परिषद के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है। राजस्व परिषद के अंतर्गत रहता है आपका रेवेन्यू। उत्तराखंड राजस्व राज्य के गठन के उपरांत प्रदेश में राजस्व विभाग हेतु मुख्य राजस्व आयुक्त संगठन की स्थापना की गई। इस विभाग को और गतिशील व प्रभावी बनाने के लिए 1 मई 2012 को मुख्य राजस्व आयुक्त के स्थान पर उत्तर प्रदेश की भांति परिषद का सृजन किया गया। राजस्व परिषद राजस्व विभाग का सर्वोच्च नागरिक निकाय है। इसका मुख्यालय राज्य की राजधानी देहरादून में स्थित है। तो दोस्तों आपका राजस्व विभाग का जो मुख्यालय है, राजस्व परिषद है, वो कहाँ पर है, आपके देहरादून में स्थित है। परिषद के अधीन 2 सर्किट कोर्ट हैं, एक पौड़ी गढ़वाल तथा दूसरा नैनीताल, ठीक है। इसमें 2 कोर्ट होती हैं, एक आपकी पौड़ी में है गढ़वाल मंडल की, और दूसरी जो है दोस्तों कुमाऊं की आपकी नैनीताल में है, ठीक है। इसके बारे में आगे भी आपको सीखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है गढ़वाल मंडल के पर्वतीय जिलों के मुकदमों की सुनवाई सर्किट कोर्ट पौड़ी में होती है, जबकि कुमाऊं मंडल के मुकदमों की निपटारा सर्किट कोर्ट नैनीताल में होता है। देहरादून एवं हरिद्वार जिलों के राजस्व मुकदमों का निपटारा मुख्यालय पर ही होता है। कहने का मतलब है इनके जिले पर ही इनका निपटारा हो जाता है। अब देखिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में आपने पढ़ लिया, जिसका गठन किया गया 1 मई 2012 को बना दिया गया राजस्व परिषद, ठीक है। ये आपको फोटो दिख रही होगी, ये राजस्व परिषद आपकी जो देहरादून में है वहाँ पर है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये जो जरूर याद कर लीजिएगा, 3 चीज़ें जो हैं आपकी, जो इसके आपके राजस्व मंत्री हैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ सकता है या आपको जानकारी रहनी चाहिए। उसी के बाद देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है श्री आनंद वर्धन आईएएस, माननीय अध्यक्ष हैं राजस्व परिषद के वर्तमान में, ठीक है। तो इस चीज़ को भी बिल्कुल आप याद करके रखिएगा, क्योंकि जो इसमें सर्वोच्च पद होता है वो मंत्री के बाद अध्यक्ष का है, ठीक है, राजस्व परिषद में। उसके बाद है श्रीमती रंजना राजगुरु, जो आपकी आयुक्त एवं सचिव हैं राजस्व परिषद की। तो ये 3 चीज़ें आप एग्जाम के लिए याद रखिएगा और अपनी नॉलेज के लिए भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट चीज चलते हैं, जो इस वीडियो का पार्ट है आरएसआई, मतलब आपके रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर पटवारी बोलते हैं, ठीक है, सिंपल भाषा में, ठीक है। वैसे आप पद का नाम क्या है, राजस्व उप निरीक्षक, ठीक है, रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर। देखिए, पटवारी क्या होता है, पटवारी एक राजस्व विभाग का अधिकारी होता है जो गांव स्तर पर जमीन से जुड़े सभी रिकॉर्ड संभालता है, जैसे कि जमीन का रिकॉर्ड रखना, फसल का डेटा तैयार करना, राजस्व वसूली करना, ठीक है। उसी के अलावा और लोगों को जमीन से जुड़े प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना। पटवारी प्रशासन और गांव के लोगों के बीच एक अहम कड़ी की तरह काम करता है। उत्तराखंड में इसे राजस्व उप निरीक्षक रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर आरएसआई भी कहा जाता है, और यह पद करियर ग्रोथ और सम्मान दोनों के लिए जाना जाता है। ये दोस्तों पटवारी का क्या था, इंट्रोडक्शन, एक परिचय था छोटा सा, ठीक है। पटवारी जो है इसका क्या वर्किंग के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन ये आपका क्या था, एक परिचय था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों
क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्वालिफिकेशन इसकी आप सभी ने फॉर्म भरा है। देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसकी समक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए। आपने दोस्तों स्नातक करा हुआ होना चाहिए किसी भी विषय में, तो आप पटवारी का फॉर्म भर सकते हैं और पटवारी बन सकते हैं। आयु की बात करेंगे तो देखिए, इसमें आयु सीमा 21 वर्ष से 28 वर्ष तक मांगी जाती है। ठीक है, सामान्य कैटेगरी के लिए 21 वर्ष से 28 वर्ष मांगी जाती है, जिसमें SC ST OBC और DFF स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को 5 वर्ष की छूट भी दी जाती है। जो कैटेगरी वाले, जो आरक्षण वाली कैटेगरी है, उनको 5 साल की छूट दी जाती है और दिव्यांग वर्ग को 10 वर्ष की छूट दी जाती है। तो दोस्तों ये हो गई आपकी क्वालिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपका है, इसमें दोस्तों फिजिकल भी होता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, पटवारी की बात चल रही है तो इसमें देखिए शारीरिक दक्षता क्या क्या रहती है। पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 7 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक होता है। दोस्तों, आप जब पटवारी का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आयोग जब आपको पास करेगा तो 1/2 कैंडिडेट पास करता है। ठीक है, 1/2 या 1/3 कैंडिडेट पास करता है। उसके बाद जो पुरुष कैंडिडेट होते हैं, लड़कों की जो दौड़ होती है, 1 घंटे में 7 किलोमीटर आपको दौड़ना होता है और महिलाओं को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक होता है। ये दोस्तों आपका जो फिजिकल प्रोसेस है ये आपके देहरादून सिटी में ही हो जाती है। ठीक है, उसके बाद शारीरिक मानक परीक्षा होती है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 1.68 सेंटीमीटर व महिला अभ्यर्थियों के लिए 1.52 सेंटीमीटर अनिवार्य होती है। ठीक है, जो अगर आप पुरुष हैं तो आपकी 1.68 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए और महिलाओं की 1.52 सेंटीमीटर। ठीक है, पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर की छूट अनुमन्य होती है। अगर आप पर्वतीय क्षेत्र से आते हैं, जिले से आते हैं, जहाँ पे आपका हिल सर्टिफिकेट बना है, तो आप इसमें से 5 सेंटीमीटर जो है माइनस कर सकते हैं। ठीक है, 1.68 में से 1.52 में से। उसके बाद नेक्स्ट है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना फुलाव 84 सेंटीमीटर, जिसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य होता है। तो 84 से आपका फुलाव होना चाहिए 5 सेंटीमीटर तक। ठीक है, महिला अभ्यर्थियों का वजन 45 किलोग्राम होना चाहिए। अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो आपकी जो है 45 किलोग्राम आपका वजन होना चाहिए या उससे ऊपर ऊपर होना ही चाहिए। 45 किलोग्राम से कम होगा तो आप असफल हो जाते हैं फिजिकल परीक्षा में। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थी इसकी क्या मेन इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताई क्वालिफिकेशन जो रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। देखिए एग्जाम प्रोसेस क्या रहती है। एग्जाम प्रोसेस है, उक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस परीक्षा होती है 2 घंटे की। ठीक है, जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होते हैं। 20 अंक आपके हिंदी के होते हैं, 40 उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के होते हैं, 30 अंक सामान्य ज्ञान और 10 अंक सामान्य बुद्धि परीक्षण। दोस्तों इसमें आपका 100 नंबर का पेपर होता है, ये जो आपका पेपर अब होने वाला है। ठीक है, जिसमें कि आपकी 20 नंबर की हिंदी आएगी, 40 का उत्तराखंड जी के, 30 नंबर का अदर जी के और आपका 10 नंबर का रीजनिंग का पोर्शन होता है। ठीक है, जिसमें कुछ कंप्यूटर के सवाल भी रहते हैं। इसका जो मानक है वो भी देख लीजिएगा। देखिए, सामान्य OBC श्रेणी के लिए 45% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को 35% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अनर्ह नहीं माने जाएंगे। देखिए, ये घबराने वाली बात नहीं है, इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, कोई भी एग्जाम होता है तो उसका एक मानक तैयार है। 100 नंबर की परीक्षा में अगर आप जनरल और OBC वाले हैं तो आपको 45 नंबर लाने हैं। अगर आपके 44 नंबर या 44.50 नंबर होंगे तो आप किसी भी एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। जो आपका लास्ट कट ऑफ लगती है वो 45 तक आपके नंबर होंगे, तो आप उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। ऐसे ही देखिए, अनुसूचित जाति SC और ST के लिए 35 होते हैं। ठीक है, 35 नंबर लास्ट होते हैं आपके, कि कभी मेरिट अगर डाउन चली गई तो इतने नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब देखिए सिलेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए परीक्षा होगी आपकी, परीक्षा के बाद आपकी फिजिकल परीक्षा होगी, फिजिकल परीक्षा के बाद दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, सिलेक्शन के बाद दोस्तों जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझने वाले हैं। ठीक है, जो नए बच्चे हैं, देखिए पटवारी का एग्ज़ाम है, पटवारी की पोस्ट है। ट्रेनिंग की बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि जब आप UK SSC से लगेंगे या UK PSC से, तो आपको जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, जो ज्वाइनिंग आती है वो आपके ज़िले से आती है। ठीक है, आपका ज़िला कौन सा है, जो आप DB में ज़िला भरेंगे जाके, जिस ज़िले को भी आप सिलेक्ट करेंगे उसी ज़िले में आपकी नौकरी लगेगी और पूरे हमेशा के लिए। ठीक है, वो पूरी हमेशा के लिए वो नौकरी आपकी उसी ज़िले में रहेगी। ज़िले के अंदर आपकी जो तहसील होती है वहाँ उसका ट्रांसफ़र हो सकता है आपका, लेकिन आपको
मंडल चेंज करने के लिए इसकी बहुत लंबी प्रोसेस है। या तो आपको अपना कोई म्यूचुअल कराना पड़ता है, मतलब आपकी जगह कोई दूसरा आएगा और आप उसकी जगह जाएंगे, तब आप अपना ज़िला बदल सकते हैं। अब इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ज़िला जो आप चूज़ करके आएंगे डीबी के टाइम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, आपके नंबर के हिसाब से आपको ज़िला मिल जाएगा। उस ज़िले से आपको ज्वाइनिंग लेटर आता है। ठीक है दोस्तों, ज्वाइनिंग लेटर का मतलब आपको नियुक्ति पत्र नहीं मानेंगे उसको, वो ट्रेनिंग लेटर आता है। ठीक है, आपको उस ज़िले में बुलाया जाता है। सपोज दैट हम मान के चलते हैं आपका सिलेक्शन हुआ है हाँ, अल्मोड़ा ज़िले में। ठीक है, तो अल्मोड़ा ज़िले से आपको एक लेटर प्राप्त होगा आपके घर पे डाक के द्वारा। फिर उसमें क्या होगा, आपकी ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। आप सीधे तहसील में जाएंगे, जिस तहसील मुख्यालय में आपको बुलाया गया, कलेक्ट्रेट ऑफिस में। ठीक है, कलेक्ट्रेट ऑफिस मतलब आपके जिलाधिकारी कार्यालय में। अब देखिए, जान लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को संगत सेवा नियमावली के अनुपालन में विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित संस्थान में स्वयं के व्यय पर 1 वर्षीय प्रशिक्षण तत्समय प्रभावी नियमों के अधीन सफलतापूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसका मतलब ये है, जब भी आपका जो ट्रेनिंग पीरियड शुरू हुआ है, प्रथम दिन आप मान के चलिएगा, तो आपको जब तक आपकी ट्रेनिंग पीरियड है तो उसमें आपको अपने ही व्यय पे बाहर रहना होगा। ठीक है, लेकिन ट्रेनिंग करने आपको जाना होगा, लेकिन रहने का आपका अपना होता है। सबसे पहले देखिए, जो ट्रेनिंग रहती है पूरी 1 साल की होती है। ठीक है, जिसमें कि देखिए 1 माह जनपद मुख्यालय, जिस जिले के लिए आप सिलेक्ट हुए हैं उस जिले में आपको सबसे पहले रहना होगा। ठीक है, ये पिछले बार की मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, इस बार अलग होगा, वो भी मैं बताऊँगा आपको इस बार अलग क्या हो सकता है। ठीक है, तो 1 माह आपके जनपद मुख्यालय में आपको रखा जाता है, चीज़ें आपको बताई जाती हैं कैसे कैसे आपकी जो है पटवारी में क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद नेक्स्ट मंथ जो है महा तहसील एवं जिला स्तरीय विभागों में संबद्ध किया जाता है। इसका मतलब ये है, आपसे संबंधित वर्ग जितने भी हैं या जिला स्तर के जितने भी आपके विभाग हैं, वहाँ पर दोस्तों आपको अटैच कर दिया जाता है। मतलब आपको किसी तहसील में अटैच कर दिया जाता है। तहसील में आपके जो सीनियर पटवारी हैं उनके साथ आपको अटैच कर दिया जाता है। वहाँ के काम आपको सिखाए जाते हैं। जैसे आपको आबकारी विभाग के साथ भी अटैच कर दिया जाता है, आबकारी पुलिस के साथ भी। मतलब जो भी पटवारी का जो वर्किंग है वो किस किस विभाग से संबंधित है, वो चीज़ें आपको वहाँ पर सिखाई जाती हैं 1 महीने के लिए। 2 माह हो गए दोस्तों। उसके बाद है आपका 1 माह तहसील में आरएसआई के साथ संबद्ध किया जाता है। मतलब जो आपके सीनियर पटवारी हैं उनके साथ संबद्ध इसलिए किया जाता है क्योंकि आप जो है चीज़ों को सीखना सिखाया जाता है कि आपके जो सीनियर पटवारी हैं किस तरीके से वर्किंग कर रहे हैं, और आपको भी आगे ऐसे ही वर्किंग करनी है। ठीक है, इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ आपकी जो वर्किंग है, ज़मीन से लेकर खाता खतौनी खसरा खतौनी से लेकर सब चीज़ें आपको धीरे धीरे सीखने मिलती हैं। यहाँ पर आपसे रिपोर्ट वगैरह भी आप लोगों से बनवाई जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 1 माह का राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा में आपका सबसे जो मेन है वहाँ पर ट्रेनिंग होती है अल्मोड़ा में। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, अल्मोड़ा वाली ट्रेनिंग सभी बच्चों के लिए अनिवार्य होती है दोस्तों। ठीक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है इस पटवारी भर्ती के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको पटवारी पद के जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं वो यहाँ पर सिखाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जब अल्मोड़ा में आपकी ट्रेनिंग होती है तो आपको जिस ज़िले से आप आए थे, जिस जिले सिलेक्ट होके, उस ज़िले में आपको वापस भेज दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद 8 माह जनपद में पटवारी से संबंधित कार्यों का प्रशिक्षण। 8 महीने तक आप लोग अपने ही ज़िले में रहेंगे, लेकिन आप लोग क्या रहते हैं आप ट्रेनिंग में ही, आप ट्रेनिंग पीरियड में ही रहेंगे, और जितनी भी वर्किंग आपके कार्यों से संबंधित है वो आप सीखेंगे। उसके बाद दोस्तों जो लास्ट पीरियड होता है आपका एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, आपके लगभग 11 से 12वें मंथ में, ठीक है, जो आपके ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने वाले होते हैं 12th मंथ में, आपके एग्ज़ाम होते हैं जो कि 8 पेपर होते हैं आपके। ठीक है, और वो पेपर क्या होते हैं, वो पेपर वो होते हैं जो आपने उन ट्रेनिंग पीरियड में सीखा। आपकी वर्किंग, आपके जो भी सिलेबस वगैरह रहता है वो मैं आपको अलग वीडियो में दे दूंगा, अभी लास्ट में बताऊंगा इसकी क्या क्या रहता है। तो वो सब चीज़ें होती हैं, और इस परीक्षा में दोस्तों पास होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। इस परीक्षा में पास होंगे तभी आपकी नियुक्ति आपके ज़िले में राजस्व उप निरीक्षक के पद पर होगी। अन्यथा अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपकी दोबारा से ट्रेनिंग होती है अल्मोड़ा में। यहाँ से उसके बाद दोस्तों आपको नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं जिलाधिकारी, ठीक है, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जिस जिले में आप सिलेक्ट हुए हैं उस दिन से आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग मानी जाती है। अब कहेंगे काफ़ी बच्चे कि सर आपने तो समझा दिया। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ। ये ट्रेनिंग पीरियड मैंने समझाया, आप समझ चुके होंगे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको हर कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि वेतनमान सैलरी की बात करेंगे। देखिए, आपका जो लेवल है लेवल 5 है, 29,200 से 92,300। यहाँ पर एक फैक्ट लिख दिया है मैंने आपके लिए, जो सबसे बड़ा आपके मन में डाउट था वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा।
प्रशिक्षण के दौरान मानदेय। ठीक है, संस्थान में 1 वर्ष के प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक प्रशिक्षु को 9,000 रुपये प्रति माह अथवा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर संशोधित दर से मानदेय अनुमन्य होगा। प्रशिक्षण समाप्ति के उपरांत मानदेय अनुमन्य नहीं होगा। देखिए दोस्तों, जिस दिन से आपकी ट्रेनिंग शुरू हुई, फर्स्ट दिन से, ठीक है, उस दिन से आपको जो है हर महीने 9,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाते हैं। जो आप सैलरी अकाउंट में अपने ज़िले में ऐड करवाते हैं, उसमें आपको 9,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। और कभी कभी ये लेट भी हो जाते हैं तो 3 महीने बाद आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से मिलते हैं, लेकिन मिलते ज़रूर हैं। ठीक है, ये आपको मिलेंगे ट्रेनिंग पीरियड में आपके लिए। ठीक है, तो इसमें आपका जो भी रूम रेंट वगैरह है और जो भी खाना पीना है वो सब निकल जाता है इतने रुपये में। तो 1 साल तक दोस्तों आपको 9,000 रुपये में ही गुजारा करना होता है। अब देखिए सैलरी की बात करेंगे तो एक सैलरी स्लिप है पटवारी की ही। ठीक है, इसमें आपका जो बेसिक पे होता है आपका दोस्तों 29,200 होता है। जो आपने ये पढ़ा है ना, ये बेसिक सैलरी होती है। जैसे डीए इस बार अभी 58 था, परसों 2% और बढ़ गया तो 60% हो गया है। तो इसी का 60% आप लगा लेंगे। ठीक है, जैसे इसमें 15,400 है तो उसी हिसाब से आपको एचआरए भी मिलता है, बॉर्डर अलाउंस भी मिलता है अगर आप बॉर्डर एरिया में हैं। ठीक है, जैसे उत्तरकाशी जनपद बॉर्डर एरिया है, पिथौरागढ़ है, नैनीताल है, जो जितने बॉर्डर अलाउंस जहाँ अनिवार्य है वहाँ मिल जाएगा। इसमें गोसवारा अलाउंस भी मिलता है, व्हीकल अलाउंस भी मिलता है। ठीक है, तो इस हिसाब से लगभग नेट सैलरी अगर आप इस बार सिलेक्ट होते हैं तो 41 प्लस आपको इसमें मिलेगी नए कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो ये आपका वेतनमान की बात हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जो बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों ने सुनी होंगी, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसमें वर्किंग आगे करनी है, वो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, देखिए ये है कार्य जॉब चार्ट पटवारी का। ठीक है, भूमि से जुड़े कार्य, जमीन का रिकॉर्ड, खतौनी खसरा अपडेट करना। ठीक है, नंबर 1 है भूमि का मापतौल नाप जोख कराना, भूमि विवादों की जांच और रिपोर्ट तैयार करना। इंपॉर्टेंट वर्क है। जमीन का रिकॉर्ड, खतौनी खसरा अपडेट करना, ये पटवारी का वर्क है। भूमि का मापतौल, भूमि विवादों की जांच और रिपोर्ट तैयार करना। किसी ने जमीन जो है किसी फ्रॉड तरीके से नहीं बेच दी है तो इसमें जो है पटवारी का ही काम होता है। ठीक है, राजस्व वसूली, भूमि कर, लगान और अन्य सरकारी बकाया की वसूली, राजस्व से संबंधित मामलों की निगरानी। ठीक है, तो ये भी इसका आपकी वर्किंग रहने वाली है। आपदा एवं राहत बचाव कार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है दोस्तों पटवारी का। देखिए, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन जैसी आपदाओं में नुकसान का आकलन, प्रभावित लोगों की सूची बनाना और राहत वितरण में सहायता प्रदान करना। ठीक है, इसका मतलब यह है कभी भी किसी क्षेत्र में उत्तराखंड के हमारी जो बाढ़ भूकंप आती है, स्लाइडिंग हो जाती है, तो वहाँ पर जो दोस्तों आपदाओं से नुकसान होता है तो उसकी पहले आकलन किया जाता है कि कितनी क्षति हुई है। उसके बाद जो लोग उसमें प्रभावित होते हैं उनकी सूची बनाई जाती है, फिर दोस्तों उनको मुआवजा वितरित किया जाता है। आप सभी ने सुना होगा कभी कि मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए दिए गए प्रत्येक को। तो इस तरीके से जो दोस्तों इसमें मेन भूमिका निभाता है वो पटवारी ही निभाता है। ठीक है, उसी के साइन वगैरह होते हैं, रिपोर्ट वगैरह उसकी लगती है। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए कानून व्यवस्था में सहयोग, प्रशासन और पुलिस को स्थानीय तौर पर जानकारी देना, अवैध कब्जे अतिक्रमण की रिपोर्ट करना। आप लोग सभी जान रहे हैं अतिक्रमण कितना चल रहा है उत्तराखंड में। तो देखिए उत्तराखंड जो अतिक्रमण होता है उसको भी पटवारी के द्वारा ही चिन्हित किया जाता है। ठीक है, अवैध कब्जे अतिक्रमण की रिपोर्ट बनाना भी पटवारी का ही वर्किंग है। उसके बाद है देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जो सभी लोग जानते हैं, प्रमाण पत्र एवं रिपोर्ट। ठीक है, प्रमाण पत्र बनाना, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र के सत्यापन में सहायता, उच्च अधिकारियों जैसे तहसीलदार, एसडीएम को रिपोर्ट भेजना। जब भी आप कोई प्रमाण पत्र बनाते हैं, सीएससी सेंटर से अप्लाई करते हैं कहीं से भी, तो दोस्तों उसको जो है पहले वो एसडीएम के पास जाता है, तहसीलदार के, फिर वो लोग उसको फॉरवर्ड कर देते हैं संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को। उसके बाद उस प्रमाण पत्र के जो संलग्नक होते हैं, जो उनके पत्र होते हैं, उनकी जाँच की जाती है। उसके बाद अगर सही होते हैं तो उनको एसडीएम या तहसीलदार के पास साइन करने के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद आपके प्रमाण पत्र बन जाते हैं। तो दोस्तों ये भी पटवारी की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है। उसके बाद नेक्स्ट है सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, विभाग विभिन्न योजनाओं का जमीन स्तर पर निरीक्षण, पात्र लाभार्थियों की पहचान। कोई भी योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री की कोई भी योजनाएं हैं, भारत सरकार की योजना, तो जो उसमें अनिवार्य जो लोग लाभार्थी हैं उन्हीं की पहचान करना भी पटवारी का काम ही होता है। उसके बाद देखिए जनसंपर्क, गांव क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुनना, सरकारी आदेशों की जानकारी जनता तक पहुंचाना। कोई भी नई योजना है, कोई भी नया आदेश सरकार का है तो उसको भी सरकार जनता के पास पटवारी के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। देखिए संक्षेप में अगर हम बात करते हैं तो राजस्व उप निरीक्षक सरकार और जनता के बीच एक
कड़ी की तरह काम करता है, खासकर भूमि और राजस्व से जुड़े मामलों में। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वर्किंग जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिए पदोन्नति प्रमोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर यहाँ पर तक पहुँचे हैं, और लास्ट में कमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। पदोन्नति की बात करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों आप बनते हैं रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर RSI, राजस्व उप निरीक्षक, जिसको आम भाषा में पटवारी कहा जाता है, जो कि पुराना शब्द है, ठीक है। उसके नेक्स्ट है आपका जो प्रमोशन होता है पहला, वो राजस्व निरीक्षक के पद पे होता है, ठीक है, जिसको रेवेन्यू इंस्पेक्टर कहते हैं। यहाँ पर आपके पास दोस्तों दो मौके होते हैं, ठीक है। एक तो बनेंगे आप राजस्व निरीक्षक, ठीक है, और दूसरा बनेंगे आप कानूनगो, जिसे रजिस्ट्रार कानूनगो कहते हैं, या अंग्रेजी में उसको कहते हैं आर के शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। रजिस्ट्रार कानूनगो या बनेंगे राजस्व निरीक्षक। रजिस्ट्रार कानूनगो जो है दोस्तों अपने ऑफिस में डाटा संबंधित सारे कार्य को करते हैं, और राजस्व निरीक्षक जो है पटवारी से संबंधित रिपोर्टों को एनालाइज करके आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये दोनों यहाँ पर पद अलग अलग हैं, राजस्व निरीक्षक और रजिस्ट्रार कानूनगो, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। उसके बाद देखिए अगर आप कंप्यूटर का अच्छा वर्किंग जानते हैं तो आप कानूनगो बन सकते हैं, इसका मतलब ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उसके नेक्स्ट जो तीसरा प्रमोशन है वो नायब तहसीलदार के पद पर होता है दोस्तों, ठीक है, जो कि अपने आप में एक उच्च स्तर का पद होता है, ठीक है। नायब तहसीलदार जो कि आपके कहाँ बैठता है, उप तहसील में बैठता है, ठीक है, NT से बोलते हैं। और ये इसकी डायरेक्ट भर्ती भी कैसे होती है, वो होती है दोस्तों आपकी लोअर PCS, जो कि UKPSC हर साल कराता है, जिसकी क्वालिफिकेशन भी स्नातक ही है। उसके नेक्स्ट जो प्रमोशन होता है दोस्तों वो है आपका लास्ट तहसीलदार के पद पर, ठीक है। तहसीलदार दोस्तों एक PCS अधिकारी का पद होता है, जो कि तहसील का अधिकारी होता है। मेन तहसील उसके अंडर में होती है तहसीलदार की। तहसील किसकी होती है, तहसीलदार की, ठीक है। तहसीलदार के बाद दोस्तों लास्ट प्रमोशन SDM है, शायद यहाँ तक अब प्रमोशन हो नहीं पाते हैं। जो लास्ट प्रमोशन पहुँचते हैं अभी तक वो NT या तहसीलदार तक ही पहुँच पाते हैं। उप जिलाधिकारी दोस्तों PCS का पद है, जो कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरा जाता है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जो कि डिवीजन का प्रभारी होता है आपके, ठीक है, डिवीजन मतलब परगना। तो दोस्तों ये प्रमोशन है आपके, सबसे पहले RSI, फिर आप बनेंगे RI, फिर बनेंगे NT, फिर बनेंगे तहसीलदार, फिर बनेंगे आप LTM, ठीक है। यहाँ तक तो नहीं पहुँचते, लेकिन ये इसका क्राइटेरिया शुरू से ही रहा है। प्रमोशन के बाद दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट है ये जो चीज़ें एग्जाम में आएंगी आपके, या आपसे पूछी जाएंगी, या पटवारी बनेंगे तो आपको अपनी नॉलेज होनी चाहिए अपने विभाग की, कि हमारा जो डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर है वो क्या है। सबसे पहले देखिए राजस्व विभाग की विभागीय संरचना, ठीक है। इसमें मैं लास्ट में कुछ आपको फोटोज़ दे दूंगा जो राजस्व विभाग की वेबसाइट से आपको मिल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो पद है दोस्तों वो किसी भी डिपार्टमेंट का मंत्री का ही पद है, तो माननीय राजस्व मंत्री, ठीक है। उसके बाद इसमें आते हैं प्रमुख सचिव आपके, मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया था आपके वर्तमान में कौन है, ठीक है। उसके बाद आपके अपर सचिव, उसके बाद हैं आपके अनुसचिव। तो ये एक है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, अपने याद करने के लिए, या मैं लास्ट में आपको ओरिजिनल PDF दूंगा, वहाँ से ले लेना, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा सीरियल, सबसे पहले हैं आपके मंत्री जी, फिर प्रमुख सचिव IAS कैडर, फिर अपर सचिव, फिर अनुसचिव। उसके नेक्स्ट चलेंगे तो राजस्व परिषद का संगठन, कि राजस्व परिषद कैसे बना है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए समझिए, सबसे पहला जो पद होता है वो अध्यक्ष का होता है राजस्व परिषद की, ठीक है। वर्तमान में कौन है मैंने वीडियो के शुरू में आपको बता दिया है। उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं आयुक्त एवं सचिव, ठीक है। सदस्य न्यायिक मुख्यालय देहरादून, सर्किट कोर्ट पौड़ी, यहाँ पर बैठते हैं। तीसरे नंबर पे हैं सदस्य न्यायिक सर्किट कोर्ट नैनीताल। तो ये 3 कैटेगरी बनी हुई हैं, जहाँ सबसे पहले आपके माननीय अध्यक्ष बैठेंगे, माननीय अध्यक्ष का पद है। उसके बाद आपके आयुक्त हैं एवं सचिव हैं जो, ठीक है, आयुक्त एवं सचिव सदस्य न्यायिक, जो आपके सर्किट कोर्ट पौड़ी में बैठते हैं और देहरादून में बैठते हैं। और तीसरे नंबर पे आपके नैनीताल वाले हैं। उसके बाद देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ समझिएगा, फिर बनता है दोस्तों आपका मंडल। कितने मंडल हैं उत्तराखंड में, आपके 2 मंडल हैं, ठीक है। तो 2 मंडल में आपके 2 आयुक्त बैठते हैं, एक है आपके नंबर 1 आयुक्त गढ़वाल मंडल, ठीक है, और नंबर 2 पे हैं आपके आयुक्त कुमाऊं मंडल, जो कि वर्तमान में कौन है, दीपक रावत जी, ठीक है। तो आपके 2 आयुक्त हो गए, कुमाऊं आयुक्त और गढ़वाल आयुक्त। उसके बाद जो बंटवारा होता है वो किस तरीके से है, देखिए उनके अंडर में, ठीक है, 2 आयुक्त के अंदर में 13 जनपद बटे हुए हैं, ठीक है। कुमाऊं के आपके 7 हो गए और गढ़वाल के 6, कुमाऊं के 6, गढ़वाल के 7, ठीक है। तो 13 जनपद आ गए। उनमें कौन बैठते हैं, उनमें बैठते हैं जिलाधिकारी। जिलाधिकारी एक IAS लेवल का अधिकारी होते हैं, ठीक है, जो कि संघ लोक सेवा आयोग से चुनकर आते हैं, ठीक है। जिलाधिकारी के बाद देखिएगा
जिला अधिकारी के बाद देखिएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए आपके। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जो नीचे का पद होता है दोस्तों, वो होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब आपके अपर जिला अधिकारी। ठीक है, अपर जिला अधिकारी, और शॉर्टकट में इनको एडीएम साहब कहते हैं। तो ये आपके एडीएम साहब होते हैं, डीएम साहब से नीचे। ठीक है, एडीएम साहब से नीचे आ जाते हैं दोस्तों आपके एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जो कि परगना अधिकारी, ठीक है, या डिविजनल अधिकारी होते हैं एसडीएम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपके कौन आएंगे, एसडीएम के बाद आपके आते हैं तहसीलदार। ठीक है, जो कि तहसील के अधिकारी होते हैं। तहसीलदार के बाद दोस्तों आपके नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार से नीचे दोस्तों आपके कानून गो आर के आ जाएंगे। ठीक है, और आर के से नीचे सबसे लास्ट में आपका RSI। तो ये दोस्तों आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, उत्तराखंड गवर्नमेंट का राजस्व परिषद का। सबसे नीचे आपका RSI, फिर कानून गो, फिर नायब तहसीलदार, फिर तहसीलदार, फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट आपके एसडीएम, एसडीएम से ऊपर एडीएम, एडीएम से ऊपर आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब जिलाधिकारी। जिलाधिकारी से आपके ऊपर आएंगे कुमाऊं आयुक्त और गढ़वाल आयुक्त, और इनसे ऊपर जो रहते हैं दोस्तों वो कौन रहते हैं, वो रहते हैं आपके चेयरमैन। ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उनसे मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों ये तो है विभागीय संरचना, आपका स्ट्रक्चर, ये जानना बहुत ज़रूरी था। और ये तो था आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें कि दोस्तों हमने पटवारी को शुरू से लेकर लास्ट तक की हर पूरी डिटेल जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। वीडियो दोस्तों अगर थोड़ा भी अच्छा लगा होगा, कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी वीडियो के लिए दोस्तों चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।